नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर संडे आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरी। और आज मैं जिस बुक की समरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसने मेरी लाइफ तो बदल दी है और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी लाइफ में भी वो इतना ही इफेक्टिव होने वाली है। जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ वो है व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल, 99 पर्सनल मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू लिव बाय, जिसे लिखा है कैरी सीगल ने। यानी बुक का टाइटल हिंदी में है मुझे स्कूल में ये प्रिंसिपल क्यों नहीं सिखाए गए, 99 पैसों के प्रिंसिपल जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। ऑथर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑथर एक रिटायर्ड बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से अपनी एमबीए खत्म करने के बाद उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत क्राफ्ट से किया और उसके बाद बहुत सारे कंपनीज में वो हेड रह चुके थे मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में। और सबसे बेस्ट अचीवमेंट उनके लिए ये थी कि वो सिर्फ 45 के एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और रिटायरमेंट के बाद उनका पैशन बिल्ड किया लोगों को एजुकेट करने में कि मनी मैनेजमेंट से कैसे अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी प्रिंसिपल्स डिटेल में शेयर करूंगा जो मैंने इस बुक से सीखी है। और ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप चाहे तो वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्लीज इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और आप इतना कुछ सीख जाओ बस ये वीडियो देखकर। और आपके ही मैक्सिमम बेनिफिट के लिए बुक के कंटेंट की तरह ये वीडियो भी 8 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है लाइफ लेसन्स, दूसरा है बजटिंग एंड सेविंग लेसन्स, तीसरा है स्पेंडिंग लेसन, चौथा है डेट एंड क्रेडिट कार्ड लेसन, पांचवा है इन्वेस्टिंग लेसन, छठा है हाउसिंग लेसन, सातवां है इंश्योरेंस लेसन और आठवां है क्विक टिप्स। इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है और मेरा गोल इस चैनल से यही है कि मैं 10,000 लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाऊं और आज के इस वीडियो से मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं पूरे देश को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में इस डिटेल्ड नॉलेजेबल वीडियो शेयर करके। तो पहला पार्ट है इस बुक का लाइफ लेसन। ऑथर इसमें कुल 12 प्रिंसिपल शेयर करते हैं, लेकिन मैंने उन सारे प्रिंसिपल को सिंपल 7 प्रिंसिपल में डिवाइड कर दिया है जिससे कि आपको पूरे तरीके से लाइफ लेसन कंटेंट को आप सीख सको। प्रिंसिपल नंबर 1, मैरिंग द फाइनेंशियली राइट पर्सन। यहाँ ऑथर ये कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो फाइनेंशियली बेटर हो। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। यहाँ ऑथर नॉलेज और हैबिट्स के ऊपर हमें फोकस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जनरली हम जब किसी को डेट कर रहे होते हैं तो हम उस व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, डिनर्स और डेट्स पे लेके जाते हैं। इससे एक गलतफहमी आपके पार्टनर के मन में फीड कर रहे हो आप कि आप वैसे व्यक्ति हो रियल लाइफ में। अगर आप किसी चीज को अभी अफोर्ड नहीं कर सकते तो शादी के 3 से 5 साल तक आप वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। आज भी शादियां पैसों के कारण टूटती है या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स का रूट कॉज हमेशा पैसा ही होता है, जिस कारण लड़ाइयां और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कपल्स के बीच। ऑथर रेकमेंड करते हैं कि हमें अपनी मनी फिलॉसफी अपने होने वाले पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति को पता लग जाए कि आप ज्यादा सेव करने में बिलीव करते हो या फिर ज्यादा खर्च करने में बिलीव करते हो। आपको महंगी चीजें पसंद है या फिर आप एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच से कोई भी चीज खरीदते हो। क्या आप फ्यूचर में लोन ले सकते हो या नहीं, या फिर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, आपके पास फिलहाल अभी एसेट्स कितने हैं। इसी प्रकार आपको अपने पार्टनर का भी मनी फिलॉसफी जानने की कोशिश करें। कितने पैसे वो फिलहाल अर्न करती है, कितने पैसे उसने उधार दिए हैं या उसके ऊपर उधार है, उसकी मनी मैनेजमेंट के बारे में कितनी नॉलेज है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो कैसे बजटिंग करती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसी है। क्या वो इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट पर्सनालिटी है, यानी शादी के बाद क्या वो आपसे पैसे ले सकती है अपने खर्चों के लिए या फिर अपने एक्सपेंसेस वो खुद अफोर्ड करना चाहती है। हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी से भी ये पूछना, लेकिन अगर आप अपने लिए एक पार्टनर डिसाइड करने जा रहे हो तो बाकी चीजों के साथ साथ उनकी मनी फिलॉसफी जरूर जान ले, जिससे कि आपका रिलेशनशिप खुशहाल और आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सको, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। प्रिंसिपल नंबर 2, स्टे मैरिड एंड लिव बिलो योर मीन्स। ऑथर कहते हैं कि जब आपको एक ऐसी पार्टनर मिल जाती है जिसकी फाइनेंशियल फिलॉसफी अच्छी है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हमेशा साथ रहो, क्योंकि अगर आपका डिवोर्स होता है तो आप काफी पैसे आपके जा सकते हैं। वैसे इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत सारे कंट्री से बहुत कम है। ऑथर ये कहते हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से आप मिलियनियर बन सकते हो। जैसे ऑथर हमेशा अपनी पत्नी से ये कहते हैं कि मैं जल्दी
रिटायरमेंट इसीलिए ले पाया क्योंकि मैं अभी तक शादीशुदा हूँ। वही ऑथर के कलीग्स के लाइफ हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती आ रही हैं, जिस कारण वो फोकस नहीं कर पाते हैं। उनको दोनों फाइनेंशियली और इमोशनली लेवल पे असर पड़ता है, जिस कारण वो आज भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ऑथर हमें ये रिकमेंड करते हैं कि हमेशा अपनी जरूरतों से ज्यादा खर्च करने वाली जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। सबको लेटेस्ट आईफोन चाहिए या फिर लेटेस्ट घड़ी या बड़ा घर चाहिए। इससे आप जब वो चीज खरीद लेते हो तो आपकी ये आदत बन जाती है कि मुझे हर वो चीज लेनी है जो मार्केट में ट्रेंड पे है। लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों के हिसाब से जीना सीखते हो तो आप बहुत पैसे बचाते हो। एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर आपका बजट है 2 लाख की बाइक लेना और आपका ऑफिस सिर्फ 3 किलोमीटर पे है आपके घर से, तो 2 लाख की बाइक लेना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, बल्कि एक 60,000 का इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और बाकी पैसों को आप किसी बढ़िया शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप बचत के साथ साथ स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। ये हमेशा याद रखिए कि अपनी जरूरतों के हिसाब से जीने का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल कंजूसी वाली लाइफ जीनी है, बल्कि आपके क्या प्रायोरिटीज हैं उस पे फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो पिछले एग्जाम्पल में आपने 1,40,000 रुपए सेव किया। उन पैसों से आप अपना फेवरेट डेस्टिनेशन घूमकर आ सकते हो, अपने फैमिली के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ, जिससे कि आपको कुछ दिनों के लिए ब्रेक भी मिल जाए आपके काम से और आपकी रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग रहे। प्रिंसिपल नंबर 3 है एक्सपैंड योर फ्रेंड सर्कल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योर फर्स्ट जॉब। ये प्रिंसिपल आपको फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। हम हमेशा कनेक्शंस बनाना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमारी है जिस कारण हमारी दोस्ती उतनी टिकती नहीं है या फिर हम दोस्ती मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं। जो लोग आपके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्लासमेट थे, वो हो सकता है कि आज एक इंश्योरेंस सेल्समैन हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, रियल स्टेट इन्वेस्टर हो, कंसल्टेंट हो या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो। इसीलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना फ्रेंड सर्कल को एक्सपैंड करें और कनेक्शन स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि इससे आपको कभी भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको हमेशा अपने दोस्तों की भी सपोर्ट करनी चाहिए। यानी ऑथर अपने दोस्तों की एडवांटेज लेने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि एक जेन्युइन दोस्ती बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं। मतलब कि आपको भी अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए और उनके मुश्किल दौर में इमोशनली सपोर्ट या फिर फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी हमें ये कहती है कि हमेशा हाई पेइंग जॉब्स में जाना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाती है। लेकिन इसीलिए ऑथर हमें ये कहते हैं कि हमारी लाइफ का जो फर्स्ट जॉब है हमेशा सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें देता है। अगर हम पैसों की माइंडसेट को 1-2 साल के लिए हटा दे तो आपको कंपनी बेसिकली सीखने के लिए आपको पैसे दे रही है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आप जिंदगी में पॉजिटिव भी रहेंगे और अपने पहले जॉब से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे जो आप आगे चलकर जिंदगी में अप्लाई कर पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 4 है स्पेंड जस्ट 1 आवर ईच वीक लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। ऑथर सबको रेकमेंड करते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 घंटे आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना चाहिए। मैक्सिमम टाइम आप 1 घंटे से ज्यादा ही स्पेंड करोगे, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ये रियलाइज हो जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे आज के इस लाइफस्टाइल में। ऑथर हमें 4 एडवाइस देते हैं जिससे कि हम हर हफ्ते पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीख सकते हैं। पहला है इंटरनेट। मोस्टली आज लोग इंटरनेट को बस एक इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट को स्मार्टली यूज करो तो आप बहुत ज्यादा नॉलेज या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फ्री में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इंटरनेट का फायदा उठा रहे हैं। कंपेयर करें उन लोगों से जो सिर्फ कॉमेडी और व्लॉग्स देखते हैं। दूसरा है लाइब्रेरी। मेरे हिसाब से एक ऐसी जगह है हर सिटी में जहां पर लाखों इंटेलिजेंट लोग अपने सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग और स्किल आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप उन तक पहुंच ही नहीं पाते हो या फिर आप उन्हें बहुत इग्नोर करते हो, और वो है लाइब्रेरी। आपके घर के पास जो भी लोकल लाइब्रेरी है वहां की मेंबरशिप आप जरूर ले ले, जिससे कि आप करोड़ों बुक का इस्तेमाल कर सको और बहुत कुछ फ्री में सीख सको। तीसरा है आपका कॉलेज और आपकी कंपनी। आपको हमेशा तैयार रहना है कि किसी भी तरह का सेमिनार या वर्कशॉप के लिए जहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिले, और साथ ही साथ इंडस्ट्री लीडर के साथ कनेक्शन बनाने में भी आपको हेल्प मिले। चौथा है फाइंड अ मेंटर। जब मैं मेंटर की बात करता हूं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको सक्सेसफुल लोग ही आपको मेंटरशिप दे सकते हैं। आपको बस ये पता करना है कि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई व्यक्ति है या नहीं जिसे फाइनेंस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, और आप उसे कनेक्ट कर सकते हो वीकेंड्स पे अपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, जहां पर वो
आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, जो भी आपके पर्सनल फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चंस है। आपको कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए किसी को भी अपना मेंटर बनाने में, और लोगों को खुद भी अच्छा लगता है किसी को मेंटर करने में। इवन आपके फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मेंटर करने में इंटरेस्टेड होंगे, बस आपको उनसे पूछना है। प्रिंसिपल नंबर 5 है गेट रिच स्लोली एंड टेक केयर ऑफ योर स्टफ। ये एक फैक्ट है कि 99% जो मिलियनियर्स बनते हैं उन्हें काफी वक्त लगता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ओवरनाइट मिलियनियर्स जो कि कोई लॉटरी से बनते हैं या फिर कोई गेम शो में जीतता है, तो वो कभी भी उन पैसों को एक्चुअली में बेहतर तरीके से यूज ही नहीं कर पाता है। हर साल अपने इनकम को धीरे धीरे बढ़ाए, अपनी इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करे, अपने पैशन के लिए पैसे सेव करे। ऑथर ने रिसर्च किया है कि ज्यादातर मिलियनियर्स में एक स्किल जो सबसे बेस्ट होती है वो है पेशेंस की और हार ना मानने की डेडिकेशन। हमारे सामने कितने एग्जांपल्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था या थोड़े से पैसे थे, लेकिन वो आज जिस पोजीशन में पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की वजह से पहुंचे हैं वहां पर। टेक केयर ऑफ योर स्टफ से ऑथर का ये कहना है कि अपने सारे पोजीशंस को ध्यान रखिए और उसका ख्याल भी रखे। हो सकता है कि बचपन में जब आप शैतानी करते थे और घर का कोई सामान तोड़ देते थे, तो आपके पेरेंट्स आपको ये कहा करते थे कि बेटा जब तुम खुद कमाना स्टार्ट करोगे ना, तब तुम्हें चीजों की अहमियत के बारे में पता लगेगा। और वो बिल्कुल सही भी थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हो तो हमेशा नीट एंड क्लीन रखे उसे, अपने घर के फर्नीचर का ध्यान रखे, अपने गाड़ी को रेगुलर सर्विसिंग कराए या फिर अपनी बाइक की रेगुलर सर्विसिंग कराए। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं तो उसे भी बढ़िया तरीके से क्लीन करें, जिससे कि वो कपड़े लॉन्ग टर्म तक टिके। अगर आपने अपनी सारी चीजों को मेंटेन रखते हो तो लॉन्ग टर्म में आप काफी ज्यादा पैसे बचाते हो। अपने फर्नीचर को अगर आप वेल मेंटेन रखते हो तो जब आप घर शिफ्ट करोगे तो आपके पास ऑलरेडी बढ़िया फर्नीचर रहेंगी, आपको नए फर्नीचर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके जो पुराने फर्नीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। यहाँ तक कि अपना टीवी, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, एसी, टॉयलेट सबका ध्यान रखिए। इससे आपको फ्रेश फील होता है और साथ ही साथ आपके पैसे भी बचते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6 है रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल एंड योर नेटवर्थ। ऑथर यहाँ ये रेकमेंड करते हैं कि हम सभी को रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि हम उसे अचीव भी कर सके। फाइनेंशियल गोल्स जो 1 साल या उससे कम टाइम में आप उसे अचीव कर सकते हो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। एग्जाम्पल में अगर आपको मैं समझाऊं, शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकता है आपको अपनी सेविंग्स अकाउंट में एटलीस्ट 5 लाख रुपए होनी चाहिए। दूसरा हो सकता है कि आपके रिटायरमेंट के लिए एटलीस्ट आप 1 लाख रुपए पूरे साल में इन्वेस्ट कर चुके हो। तीसरा हो सकता है कि अपनी सैलरी को 15 से 20% आपको बढ़ाना है साल के एंड तक। एक और एग्जांपल हो सकता है कि आपको इतने पैसे सेव करने हैं कि आप एक 55 इंच का टीवी ले सकते हो या फिर आईपैड ले सकते हो। ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स नहीं बनाते हो, अगर आप अपने गोल्स को ट्रैक भी नहीं करते हो, तो किसी भी तरह का गोल्स अचीव करना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको अचीव क्या करना है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स उसे कहते हैं जिसे अचीव करने में आपको 1 साल से ज्यादा का समय लगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल से अपना फोकस हटाना काफी इजी है, क्योंकि एक कांस्टेंट गोल अपने दिमाग में रखना बहुत ज्यादा टफ है। ऑथर का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लॉन्ग टर्म गोल्स को रियलिस्टिक बनाओ जो आप अचीव कर सकते हो। ज्यादातर लोग जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करते हैं उनके पास एक क्लियर रिटन गोल रहता है, जिससे कि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या अचीव करना है। लॉन्ग टर्म गोल्स के कुछ एग्जांपल्स ये हो सकते हैं, मुझे खुद के पैसों से कार लेनी है आने वाले 5 सालों में, मुझे सारे लोन्स खत्म कर देने हैं 2030 तक, मुझे 50 साल की उम्र से पहले ही रिटायरमेंट ले लेनी है, जिससे कि मैं अपनी बाकी के वक्त सिर्फ रिलैक्स और फार्म हाउस पे बिताऊं। ऑथर हमें ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम सब आखिर इतना कुछ सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें अपना नेटवर्थ बढ़ाना है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो नेटवर्थ स्टेटमेंट क्रिएट करिए और उसे रेगुलरली सिंपल टेक्निक से उसे अपडेट भी करते रहिए, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज कितने हैं। नेटवर्थ कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी है। अपने टोटल एसेट से आपको अपने टोटल लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं आपके साथ एक सैंपल नेटवर्थ स्टेटमेंट शेयर करूं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नेटवर्थ स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको एसेट लिखना है, उसके बाद आपको कैश की सब हेडिंग देनी है, आपको अपना कैश इन हैंड लिखना है, उसके बाद सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं वो भी आपको पुट करना है। दूसरी सब हेडिंग होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आपको स्टॉक्स पे आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं या इंश्योरेंस कितने का कराया है आपने, इसमें आप सारी इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो। तीसरा सब हेडिंग है रियल स्टेट एंड अदर्स,
जहां पर आपको अपनी प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन लिखनी है और अभी जो भी आपकी पर्सनल चीजें हैं जैसे कि कार, बाइक, ये सब पुट अप करना है आपको उसमें। उसके बाद सबको ऐड करने के बाद आपका टोटल एसेट निकलेगा। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है रियल स्टेट, यानी अगर आपने अपना ऑफिस रेंट पे ले रखा है या फिर घर गिरवी रखा है लोन लेने के लिए, तो आप अपनी घर की वैल्यूएशन भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है पर्सनल लोन्स, जिसमें अपनी एजुकेशन, ऑटोमोबाइल, फ्रेंड एंड फैमिली लोन्स के बारे में लिखना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको वो भी लिखना है। तो अगर आप इन सारे लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आपको टोटल लाइबिलिटीज निकल आएगा। उसके बाद नेटवर्थ का फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ये है आपका नेटवर्थ। इसी तरीके से आप अपना नेटवर्थ कैलकुलेट जरूर करिए और हो सकता है कि इसमें थोड़े चेंजेस आप कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा ऑप्टिमाइज करते रहिए और हमेशा इसको अपडेट करते रहिए, जिससे कि आपको हमेशा ये पता रहे कि आपकी नेटवर्थ एक्चुअल में है क्या। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, जो कि है बजटिंग एंड सेविंग लेसन्स। इसमें कुल ऑथर ने 11 लेसन शेयर किए हैं, लेकिन मैंने उन 11 लेसन को सिंपल 5 लेसन में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आपको कम टाइम में ज्यादा वैल्यू मिल सके और आपको याद भी रहे। लेसन नंबर 1 है डेवलप अ रिटन बजट एंड इवेल्युएट इट एवरी सिंगल मंथ, यानी हम सभी को एक रिटन बजट बनाना चाहिए और उसे हर महीने एनालाइज करना चाहिए कि कैसे इसे बेहतर कर सके हम। और बजटिंग का सिंपल गोल है कि ज्यादा पैसे बचाने चाहिए और एक्सपेंसेस कम करना चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपरली अपने पैसों को मैनेज कर सके। ऑथर यहाँ पे DTA मेथड शेयर करते हैं, जिसका मतलब है डेवलपिंग, ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग योर बजट। डेवलपिंग अ बजट का मतलब है कि आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को कहीं पे लिखना है या पुट अप करना है कोई भी एक्सेल शीट में, या फिर किसी भी तरह के मोबाइल एप्लीकेशन का भी आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपके साथ एक सैंपल बजट शेयर करूं तो शायद आपके लिए ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल, यहाँ आपको इनकम लिखना है, यानी वो सारी सोर्सेस आपको लिखना है जिससे कि आपका इनकम जनरेट होता है, जैसे कि सैलरी, बोनस, कमीशंस, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, गिफ्ट्स एंड अदर्स। चलिए मान लेते हैं आपकी सैलरी है 50,000 रुपए, बोनस आपको मिला 10,000 रुपए, कमीशन मिला आपको 8,000 रुपए, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका डिविडेंड आपको मिला 5,000 रुपए, आपने अगर FD किया है तो उसका इंटरेस्ट भी आपको मिला 2,000 रुपए, गिफ्ट और अदर्स में आपको कुछ नहीं मिला। तो ये सारी सोर्सेस हैं आपकी एक्चुअल इनकम की। इस सैंपल में आपकी इनकम है 75,000 रुपए। अब बात करते हैं आपकी एक्सपेंसेस के बारे में। तो आपको टाइटल लिखना है एक्सपेंसेस। सबसे पहले लिखना है हाउस, अपार्टमेंट, जिसमें आपको मॉर्गेज या फिर रेंट लिखना है, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस की वैल्यू पुट अप करनी है। उसके बाद आपको फूड सेक्शन लिखना है, जिसमें आपको ग्रोसरीज एंड रेस्टोरेंट लिखना है अगर आप बाहर खाना खाने जाते हो तो। और इंटरटेनमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्शन में भी आप सारे अपने खर्चे लिख सकते हो। फिर आखिरी सेक्शन में आता है आपका यूटिलिटीज, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस की बिल, पानी की बिल, केबल की बिल, इंटरनेट का बिल और फोन का बिल और जो भी आपके कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है सब इसमें ही आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि आपका एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए, तो आपको इनकम से माइनस करना है अपने एक्सपेंसेस को। तो इस सैंपल में हमने देखा कि आपकी इनकम है 75,000 रुपए और एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए, तो आपकी कुल बचत हुई 25,000 रुपए। एनालिसिस में आपको ये कोशिश करना है कि इनकम कैसे बढ़े और साथ ही साथ एक्सपेंसेस कैसे कम हो जाए, यानी आपको ये फोकस करना है कि यार ये जो मेरे 25,000 रुपए बच रहे हैं इसको मैं 35,000 रुपए कैसे बचाऊं, कौन कौन सी चीजें मुझे कम करनी चाहिए और कौन कौन सी चीजों पर मुझे फोकस नहीं करना है अगर मुझे अपने पैसे बढ़ाने हैं। तो हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा खाना खाते हो या फिर आप अननेसेसरी शॉपिंग करते हो, तो ये सारी चीजों को आपको कम करना है, जिससे कि आपका जो मंथली बजट है वो कभी भी माइनस में ना आ जाए। यानी ऐसा ना हो कि आपकी इनकम है 75,000 रुपए लेकिन आपने खर्च किए हैं 80,000 रुपए, तो ये आपका जो -5,000 रुपीज है ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए एनालाइज जरूर करिए अपनी मंथली बजट और कोशिश ये करिए कि जितना हो सके उतना ज्यादा बचत आप करें। तो अगर आप अभी यंग है तो उन पैसों को कहीं बढ़िया जगह इन्वेस्ट भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न मिले और आप पैसे भी कमा सको।
दूसरा लेसन है बजटिंग एंड सेविंग लेसन में, वो है सेव इन्वेस्ट 50% ऑफ योर सैलरी इंक्रीज। मान के चलते हैं कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए थी और वो अगर एक साल बाद 60,000 रुपए हो चुकी है, तो ऑथर यहाँ पे ये रिकमेंड करते हैं कि आपके जो पैसे बढ़े हैं उसका 50% आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सेव करना चाहिए। यानी अगर आपकी सैलरी अभी है 60,000 रुपए जो कि एक साल पहले थी 50,000 रुपए, यानी जो 10,000 रुपए आपके पास बचे हैं उसका 50% यानी 5,000 रुपए आपको आइदर सेव करना चाहिए हर एक मंथ या फिर उसे कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए बढ़िया रिटर्न के लिए। ऐसा इसीलिए ऑथर कहते हैं क्योंकि जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हम ऑटोमेटिकली अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं, जिस कारण हमारी मंथली बजट में असर पड़ता है। इसीलिए ऑथर का ये रिकमेंडेशन है कि हम सभी को हमेशा जो हमारी पुरानी सैलरी है उस पर जो एक्सपेंसेस थे उस पर ही फोकस करना चाहिए, उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना कम हो सके अपने एक्सपेंसेस और इनकम बढ़े। और इन्वेस्ट करने के लिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप जस्ट अपने सेविंग्स अकाउंट में सेव कर सकते हो। फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उन पैसों को यूज कर सकते हो। तीसरा लेसन है बजटिंग एंड सेविंग लेसन में, वो है सेव 90% ऑफ योर एवरी बोनस और नॉन प्लान्ड इनकम। यहाँ ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको बोनस मिले या फिर आपको अचानक से कहीं से पैसे आ गए हो सकता है कि आपके पापा ने आपके नाम की LIC करा रखी हो और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है कुछ पैसे, तो अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उन पैसों को कहीं पे खर्च कर देते हैं। नया फोन ले लिया या फिर नया लैपटॉप ले लिया या फिर कहीं पे वेकेशन करने चले गए। लेकिन यहाँ पे ऑथर रिकमेंड करते हैं कि जो भी नॉन प्लान्ड इनकम है या फिर जो भी बोनसेस हैं उसके 90% आपको सेव करने चाहिए, जिससे कि आप उसे बाद में यूज कर सकते हो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। और मैं अभी से ही ये शुरू कर चुका हूं कि जो भी मेरे नॉन प्लान्ड इनकम है उसको मैं पूरा तरीके से ही सेव करूं, तो मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी ये यूज कर सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल है बजटिंग एंड सेविंग लेसन में, वो है ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। देखिए, इमरजेंसी फंड का मतलब होता है कि वो फंड जो आप किसी भी इमरजेंसी के लिए बचा रखे हो। देखिए, इमरजेंसी फंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली हमें इमरजेंसी फंड के लिए इसीलिए पैसे बचाने चाहिए कि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई अर्जेंट पैसे की जरूरत है या फिर आपकी जॉब लूज हो चुकी है या फिर घर पे कोई बीमार पड़ चुका है, उसके लिए आपको अर्जेंट पैसे चाहिए, तो आप कहां से लाएंगे? इसीलिए ऑथर रेकमेंड करते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 500 से $1,000 की इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। यानी 35,000 से लेकर आपको ऑलमोस्ट 70,000 रुपए की इमरजेंसी फंड आपके सेविंग्स अकाउंट में होने ही चाहिए, जो आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही निकालोगे। ऐसा नहीं करना है कि आपको कहीं पे आप पार्टी करने गए और वहां पे आप अपनी इमरजेंसी फंड यूज कर रहे हो। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आप एक पैरामीटर सेट कर ले कि आपके लिए इमरजेंसी क्या है, जैसे कि हेल्थ या फिर एजुकेशन या फिर पेरेंट्स के लिए कुछ पैसे सेव कर लेना। तो आपको इमरजेंसी फंड जरूर यूज करना चाहिए और आज से ही सेव करिए अपने सेविंग्स अकाउंट में एक इमरजेंसी फंड। पांचवा प्रिंसिपल है बजटिंग एंड सेविंग लेसन में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है शॉप अराउंड डिस्काउंट्स ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी आपको तभी कुछ खरीदना चाहिए जब उसका डिस्काउंट चल रहा हो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज पे। देखिए, मैं अगर जनरली अपना एग्जांपल दूं तो मैं क्या करता हूं, तो मैं अपने पूरे साल में विश लिस्ट में मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स डाल देता हूं और जब भी कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट आता है तो मैं वो सारे प्रोडक्ट्स खरीद लेता हूं। अगर आप साल में 2-3 बार भी अगर बड़े शॉपिंग करते हो तो आप 20% तक सेव कर सकते हो अगर आप डिस्काउंट्स में शॉप करो तो। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी स्पेसिफिक बैंक्स का कार्ड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रैटेजी को सम अप करें तो पहला आपको ये करना है कि डेवलप अ रिटन बजट एंड इवैल्यूएट इट एवरी सिंगल मंथ। यानी आपको एक रिटन बजट लिखना है और उसे इवैल्यूएट करना है हर एक मंथ में कि कैसे अपनी बचत को बढ़ाए। दूसरा, आपको 50% सेव करने हैं या फिर इन्वेस्ट करने हैं अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है तो। तीसरा, आपको 90% ऑफ एवरी बोनस को भी सेव करना है या फिर नॉन प्लान्ड इनकम को भी आपको सेव करना है। और चौथा, हमेशा एक इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही आप यूज करो। पांचवा प्रिंसिपल है कि आपको हमेशा डिस्काउंट या फिर ऑफर्स में खरीदना चाहिए प्रोडक्ट्स, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और बेहतर डिस्काउंट भी मिले। अब मैं आपके साथ इस बुक के पार्ट 3 को शेयर करने जा रहा हूं, जो है स्पेंडिंग लेसन। उसमें से मैं आपको 3 सबसे बेस्ट प्रिंसिपल शेयर करूंगा
और ये 3 प्रिंसिपल समझने के बाद आपका फाइनेंशियल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगा फाइनेंस के बारे में या इन जनरल पैसों के बारे में। प्रिंसिपल नंबर 1 है डोंट ट्राई टू कीप अप विद द जोनस, दे आर गोइंग बैंकरप्ट। यहाँ ऑथर कैरी हमें दूसरे के लाइफ की तरह जीने से मना करते हैं। यानी अगर आपके नेबर ने एक BMW कार ले ली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक फेलियर हो, और आपकी जीत तभी होगी जब आप उनसे भी एक्सपेंसिव कार अपने घर के बाहर लगा दोगे। उसके लिए चाहे आपको बहुत बड़ा लोन ही क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन बस आपको ये प्रूफ करना है कि आप उनसे बेटर हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑथर ने ये कही है कि हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे बेहतर तरीके से जीते हैं, यानी उनकी लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से बहुत अच्छी हो सकती है। हमें उनके लिए खुश होना चाहिए और उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका जीने का तरीके से आप शायद उतने खुश ना हो, लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि आपको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होना है और धीरे धीरे अपनी लाइफ बेटर करनी है। लेकिन अगर आप अभी से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं अपनी लाइफ से, और हो सकता है कि आपको फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़े। प्रिंसिपल नंबर 2 है बाय लास्ट ईयर मॉडल्स ऑफ थिंग्स विच यू रियली वांट। ये स्ट्रैटेजी हाई टिकट आइटम्स के लिए सबसे बेस्ट है पैसे बचाने के लिए। हाई टिकट जैसे कार्स, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अन्य अप्लायंसेस, इन सेक्टर में हर साल बिल्कुल ही कुछ नया आना मुश्किल होता है, बल्कि पुराने मॉडल से बस कुछ परसेंटेज ही ये बेटर होती है। लेकिन अगर हम पुराने मॉडल्स यानी 1 से 2 साल पुराने आइटम्स खरीदते हैं तो हमें कम पैसे में आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सिमिलर चीजें मिल जाती है। और कंपनीज अपने इन्वेंट्री को कम करने के लिए अक्सर पुराने मॉडल को कम दाम में बेचती है और इसी का हमको फायदा उठाना है। ज्यादातर लोग बस अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए लेटेस्ट मॉडल खरीदते हैं, और इन लेटेस्ट मॉडल्स में और इन लेटेस्ट फोन या कार में अपग्रेडेशन बहुत ही मिनिमल होती है, जिसे लेना शायद सही नहीं है अगर आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना है लाइफ में। तो प्रिंसिपल नंबर 3 है स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है क्योंकि अभी तक हमने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा और आपके साथ डिस्कस भी किया मैंने, लेकिन इस प्रिंसिपल में ऑथर कैरी हमें ये कहते हैं कि आपको ज्यादा पैसे आज खर्च करनी चाहिए उन चीजों पर जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे बचा सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देना चाहिए, बल्कि इसका गोल ये है कि आपको स्मार्टली और एक स्ट्रैटेजी के साथ पैसे खर्च करना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे कार मेंटेनेंस। हम अक्सर कार मेंटेनेंस कॉल को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि कार तो बिल्कुल ठीक ही चल रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में यानी मैकेनिक या टेक्नीशियन, उन्हें छोटी सी छोटी प्रॉब्लम से लेकर बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी वो आराम से समझ जाते हैं बस एक बार टेस्ट ड्राइव लेकर। तो ऑथर ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी कार की रेगुलर सर्विसिंग कराते हो तो वो कार आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगी, और जब आप फ्यूचर में उस कार को बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि आपकी कार वेल मेंटेन्ड है। तो इस पार्ट को अगर हम सम अप करें तो आपको दूसरे के लाइफस्टाइल को कॉपी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल रखिए और खुद को लोगों से कभी भी कंपेयर ना करें, स्पेशली अपने नेबर से। दूसरा, आप लास्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स या अदर अप्लायंसेस यूज कर सकते हो जिससे आपको डिस्काउंटेड रेट में लेटेस्ट डिवाइसेस की फीचर वाला सिमिलर प्रोडक्ट मिल जाएगा कम रेट में। तीसरा, आपको उन चीजों पर पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म में आपको फायदा मिले और आप पैसे कमा भी सकते हो, और मैंने आपको कार की एग्जांपल देके समझाया। पार्ट 4 है इस वीडियो का डेट एंड क्रेडिट कार्ड लेसन। जब मैंने इस लेसन के सारे प्रिंसिपल्स पढ़े तो मुझे लगा कि ये मैंने ऑलरेडी किसी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपको डेट एंड क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिटेल में समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी आई विल टीच यू टू बी रिच बुक समरी, जिसे लिखा है रमित सेठी ने, तो इस वीडियो को खत्म होते ही आप वो वीडियो जरूर देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में जरूर दे दूंगा, और उस वीडियो को देखने के बाद आप डिटेल में बहुत कुछ समझ जाएंगे जो मैंने इस लेसन में सीखा है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ पार्ट 5 ऑफ द वीडियो, जो है इन्वेस्टिंग लेसन, जिसका पहला प्रिंसिपल है मैनेज योर ओन मनी। ऑथर यहाँ सबको ये रेकमेंड करते हैं अगर हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर के पास ना जाएं, बल्कि खुद एक इन्वेस्टिंग अकाउंट खोले और इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो खुद से ही सीखे, इंटरनेट की हेल्प से या फिर बुक की हेल्प से। क्योंकि ऑथर ने जब अपनी इन्वेस्टिंग करियर शुरू करी थी तो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को कॉन्टैक्ट किया था जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर थे, और उनके
मदर इन लॉ ने उन्हें काफी चीट किया, जिस कारण इनको बहुत ज्यादा नुकसान फेस करना पड़ा। और ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ये हो, क्योंकि आप बिल्कुल ही नए हो और आपको उतना नॉलेज नहीं है। इस चीज का फाइनेंशियल एडवाइजर आपका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप खुद से सीखते हैं तो आप फ्यूचर में भी बेटर डिसीजन ले सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2 है बाय 3 और 4 स्टॉक इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। यहाँ ऑथर कैरी हम सभी को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग सालों तक वेट करते हैं। इसीलिए अभी से आपको 3-4 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स 3 तरीके के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ऑथर के पास $4000 थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने $1000 इन्वेस्ट किए लार्ज कैप पे और $1000 उन्होंने इन्वेस्ट किया मिड कैप पे और स्मॉल कैप, और बाकी के $1000 उन्होंने इंटरनेशनल ग्रोथ पे इन्वेस्ट किया। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। रवि के पेरेंट्स ने 1 लाख रुपए अपने बेटे को गिफ्ट दिया और कहा तुम इसे कहीं पर भी इन्वेस्ट करो और इसे ग्रो करो। तो जब उसने रिसर्च किया तो उसके पास 3 ऑप्शंस आए। पहला है स्टॉक में इन्वेस्ट करना, जहां पर रिटर्न ज्यादा है और नुकसान भी। दूसरा जो बहुत लोगों ने करने को कहा वो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स में एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो इंडियन मार्केट को हमेशा मॉनिटर करता रहता है, जिससे जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए एक स्टेबल रिटर्न मिले। और तीसरा है इंडेक्स फंड, जो कि एक तरीके का म्यूचुअल फंड्स है, लेकिन इसमें पोर्टफोलियो फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता है और ये बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की कि पोर्टफोलियो काफी प्रेडिक्टेबल होता है और साथ ही साथ इसका रिस्क भी बहुत कम होते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है डोंट इन्वेस्ट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स और लोन देम मनी। ऑथर कैरी ये कहते हैं कि सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपने रिलेशनशिप को अपने परिवार वालों के साथ खराब करना, वो है उनके साथ पैसे की लेन देन करना, यानी उनके साथ कोई भी बिजनेस शुरू करना या फिर उन्हें पैसे देना या उनसे पैसे लेना। ऑथर ये कहते हैं कि अपनी लाइफ की फिलॉसफी ही ये बना दीजिए कि मुझे रिश्तों में पैसे बीच में लाने ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी किसी को हेल्प नहीं करोगे, बल्कि ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली की हेल्प करते हो तो इसे एक गिफ्ट की तरह सोचो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी अपने दूर के रिश्तेदार को 2 लाख रुपए दिए हैं उनकी बेटी की शादी के लिए, तो आपको इसे भी एज अ गिफ्ट सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको टाइमली पैसे दे तो फिर आपके रिश्तों में दरारें आने शुरू हो जाती है। इसका बेस्ट सोल्यूशन है स्टार्टिंग से ही अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को अपनी फिलॉसफी शेयर कर देना कि मैं आपकी पैसे रिलेटेड कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, जिससे कि उन्हें पहले ही पता हो कि आप कैसे हो और साथ ही साथ आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी रहे। और ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी आपको बता सकता हूँ कि रिलेशनशिप में कभी भी पैसों को बीच में ना लाएं। तो पार्ट 5 को अगर हम समाप्त करें, पहला आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए। दूसरा 3-4 कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑथर म्यूचुअल फंड्स में रिकमेंड करते हैं। और तीसरा, अपने परिवार वालों के साथ कभी भी लेन देन ना करें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। पार्ट 6 है इस वीडियो का हाउसिंग लेसन, जिसका पहला प्रिंसिपल है रेंट डोंट बाय अंटिल यू आर सेटल्ड। यहाँ ऑथर जो भी अभी यंग है उन्हें घर खरीदने से मना करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक घर खरीदना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और उसके साथ ही साथ और भी अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं जो आपको उठाना पड़ सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, एजेंट का कमीशन, मेंटेनेंस चार्ज, डेकोर एक्सपेंसेस। और ऑथर के लिए ये कोई सेंस नहीं बनता है कि अगर आप अभी अपने 20s में हो तो आपको घर लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अभी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, यानी उनके जॉब्स अभी सिक्योर नहीं होते हैं और साथ ही साथ आपको कभी भी दूसरे सिटी में मूव करना पड़ सकता है। इसीलिए ऑथर आपको शादी के बाद घर लेने के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप नहीं चाहोगे कि आप रेंट में रहो। यानी ऑथर का पॉइंट ये है कि अपने 20s में आपको अपने जॉब और बिजनेस पे फोकस करना चाहिए या फिर उन्हीं पे सिर्फ मेहनत करना चाहिए, जिससे कि आप अपने 30s में सेटल होने के बाद एक अच्छा घर ले सको। प्रिंसिपल नंबर 2 है बिफोर बाइंग अ हाउस चेक लोकेशन एंड प्राइस। ऑथर कहते हैं कि घर खरीदने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना है। पहला है लोकेशन एंड दूसरा है प्राइस। लोकेशन कैसा है इसे चेक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसे आपको अपने खुद से ही टेस्ट करना होगा। पहला है नेबरहुड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। घर खरीदने से पहले आपको उस एरिया में जहां पर थोड़ा रिसर्च करना होगा कि वहां का एरिया क्या सेफ है, यानी क्राइम रेट चेक करना पड़ेगा आपको। वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहां पे ट्रैफिक कैसा है, क्या वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है या फिर हमेशा रोड खाली ही मिलती है। दूसरा फैक्टर है
डिस्टेंस फ्रॉम वर्क, यानी जहां पर आप काम करते हो वहां से वो घर कितना दूर है। तीसरा, डिस्टेंस टू शॉपिंग एंड रेस्टोरेंट्स, यानी जहां पर आप घर लेने की सोच रहे हो वहां से रेस्टोरेंट्स कितने दूर पे हैं, शॉपिंग मॉल्स कितने दूर पे हैं, मार्केट कितना दूर पे है, ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चौथा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्टेंस टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी आप जहां पर घर लेने की सोच रहे हो या फिर आपने प्लान किया है वहां से स्कूल्स एंड कॉलेजेस कितनी दूरी पे हैं और साथ ही साथ उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे एक अच्छे स्कूल में ना पढ़े या फिर एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट ना हो। अगर आपके रिसर्च के बाद ये पता लग गया कि ये घर लेना बहुत अच्छा रहेगा कि नहीं, उसके बाद आपको करंट प्राइस को कंपेयर करना है उसके पास्ट के प्राइस से, यानी कुछ साल पहले तक उस एरिया की क्या प्राइस थी और उसके लिए अभी आपको लेने से कितना प्राइस देना पड़ेगा। इससे आपको रीसेल वैल्यू का एक एस्टिमेट पता लग जाएगा कि जब आप फ्यूचर में कभी अपना घर बेचोगे तो आपको कितना रीसेल वैल्यू मिल सकता है। करंट प्राइस आइडेंटिफाई करने के बाद, रीसेल वैल्यू निकालने के बाद, उसके बाद आता है इफेक्टिव निगोशिएशन, यानी आपको अपने एजेंट या फिर जो उस प्रॉपर्टी के ओनर है उसके साथ एक इफेक्टिव नेगोशिएशन करना पड़ेगा, यानी कम से कम पैसों में कैसे आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो। तो इस सेक्शन से हमने दो चीजें सीखी। अगर आप अभी अपने 20s में हो तो कोशिश करिए कि आप घर ना खरीदे बल्कि रेंट पे रहिए या अपने पेरेंट्स के साथ रहिए। और दूसरा, कहीं पे भी घर लेने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप वहाँ की लोकेलिटी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर ले और साथ ही साथ उसका करंट वैल्यू, रीसेल वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए और कोशिश करिए कि आप जितना हो सके उतना नेगोशिएट करिए। अब हम आते हैं पार्ट 7 पे, जो है इंश्योरेंस लेसन, जिसका पहला प्रिंसिपल है टर्म लाइफ इंश्योरेंस वर्क्स बेस्ट फॉर यंग एडल्ट्स। इंश्योरेंस हमें एक तरीके का प्रोटेक्शन देता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस कराया है और अगर अनफॉर्चुनेटली आप उस टर्म पीरियड के अंदर आपका देहांत हो जाता है तो आपके परिवार को पैसे मिलते हैं। ऑथर कहते हैं कि बाकी इंश्योरेंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिन्हें आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह यूज कर सकते हो। उनका एडवाइस है कि अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं करना है तो टर्म इंश्योरेंस सबसे बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है आपके पैसों पर। आप 15 साल, 20 साल, 30 साल का टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हो, लेकिन उस कंपनी के टर्म इंश्योरेंस लीजिए जो रिन्यूएबल हो और जो नॉन कैंसिलेबल भी हो। इन शॉर्ट, टर्म इंश्योरेंस मैक्सिमाइज करता है आपके कवरेज को कम पैसों में और आप जितने यंग होंगे उतना ही आपको सस्ता पड़ेगा। दूसरा प्रिंसिपल है ऑलवेज चूज द हाईएस्ट डिडक्टेबल फॉर होम एंड ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस। तो यहाँ ऑथर हमें ये कहते हैं कि उस कंपनी से हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए जिसका डिडक्टेबल सबसे ज्यादा है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से शेयर करता हूँ। मान लेते हैं कि आपके साथ अनफॉर्चुनेटली एक कार एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए आपको 1 लाख रुपए लगेंगे। तो आपने अपना इंश्योरेंस देखा जिसमें डिडक्टेबल था 20%, तो वो होते हैं 20,000 रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 80,000 रुपए दे देगी। तो ऑथर का ये मानना है कि हमें उस कंपनी को चूज करना चाहिए जिसका डिडक्टेबल सबसे ज्यादा हो, क्योंकि इससे आपका इंश्योरेंस प्लान सस्ता होगा। ऑथर कहता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं बनता कि अगर आप हर छोटे मोटे स्क्रैचेस को क्लेम करना शुरू कर दो, क्योंकि इससे आपका प्रोफाइल एक हाई रिस्क इंडिविजुअल का हो जाता है, जिस कारण आपको इंश्योरेंस महंगा लेना पड़ेगा क्योंकि आपके प्रोफाइल की वजह से। तो अगर इस प्रिंसिपल को सिंपल में समझाऊं तो अपने घर और गाड़ियों का इंश्योरेंस कराना चाहिए, लेकिन उसे इस्तेमाल तभी करें जब आपके ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम प्रॉब्लम आ चुकी है। इससे ये होगा कि आपका प्रीमियम हमेशा सस्ता रहेगा। अब हम आते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट में, जो है क्विक टिप्स। इसमें ऑथर ने बहुत सारे टिप्स शेयर किए हैं जिससे हम बहुत पैसे बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और ऑथर की तरह ही मैं आपको इन टिप्स को जल्दी जल्दी शेयर करूंगा जिससे आपका बहुत फायदा हो और वीडियो और लंबी ना हो जाए। पहला प्रिंसिपल है टेक द हाउस डाउन पेमेंट इंस्टेड ऑन स्पेंडिंग टू मच ऑन वेडिंग, यानी अपने घर की डाउन पेमेंट पे खर्च करिए, ना कि बहुत ज्यादा पैसे अपने शादी में खर्च करें। लर्न हाउ टू फिक्स थिंग्स बाय योरसेल्फ, यानी घर की बेसिक चीजें खुद ही ठीक करना सीखें। तीसरा, रीड एवरी लाइन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट यू साइन, यानी आपको हर एक लाइन पढ़नी चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हो। प्रिंसिपल नंबर 4 है गेट बुक्स एट द लाइब्रेरी, यानी हमेशा बुक्स आपको लाइब्रेरी से इशू कराना चाहिए जिससे कि आपके घर पे स्पेस और आपके पैसे बचे।
यूज कैश एज ऑफन एज पॉसिबल। ऑथर के मुताबिक आपको ज्यादा से ज्यादा कैश यूज करना चाहिए। और आखिरी, अप्रोच योर जॉब बाय फॉलोइंग 3P। अपने जॉब को 3P की तरह काम करो। पहला है पैशन, दूसरा है पोलाइटनेस और आखिरी है परसिस्टेंस। यानी अपने काम में पैशन दिखाइए और आप एक एज अ इंडिविजुअल पोलाइट बनिए और आप जो भी काम करते हैं उसे बिल्कुल मेहनत के साथ करते रहिए और गिव अप मत करिए। तो ये थी डिटेल बुक समरी व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल। मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबी थी, लेकिन मैं चाहता था कि इस वीडियो से जितना हो सके उतना नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं और अपने देश की फाइनेंशियल एजुकेशन में अपने देशवासियों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरा प्यारा भारत पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर देश बने। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने एक भी नया चीज सीखा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको मेरी मेहनत से आप सेटिस्फाइड हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट संडे एक और कमाल की डिटेल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।